और सोशल मीडिया की दुनिया ने संस्कृत को नई प्राणवायु दे दी है। इन दिनों कई युवा संस्कृत को लेकर बहुत रोचक काम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको ऐसी कई रील्स दिखेगी जहां कई युवा संस्कृत में और संस्कृत के बारे में बात करते दिखाई देंगे। कई लोग तो अपने सोशल मीडिया चैनल के जरिए संस्कृत सिखाते भी हैं। ऐसे ही एक युवा कंटेंट क्रिएटर है भाई यश साळुंके। यश की खास बात यह है कि वो कंटेंट क्रिएटर भी है और क्रिकेटर भी है। संस्कृत में बात करते हुए क्रिकेट खेलने की उनकी रील लोगों ने खूब पसंद की है। आप सुनिए। पश्यतु अहं कथं क्रीडामि। देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजम् ज्वालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम्। प्रातः नूतनं कन्दुकं गृह्णातु। नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम्। इमं कन्दुकं सावधानेन पश्य चषटकाय ताडय। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे, कालभैरवं भजे। साथियों, कमला और जानवी इन दो बहनों का काम भी शानदार है। ये दोनों बहनें अध्यात्म, दर्शन और संगीत पर कंटेंट बनाती हैं। इंस्टाग्राम पर एक और युवा का चैनल है संस्कृत छात्रो अहम। इस चैनल को चलाने वाले युवा साथी संस्कृत से जुड़ी जानकारियां तो देते ही हैं, वो संस्कृत में हास परिहास के वीडियो भी बनाते हैं। युवा संस्कृत में ये वीडियो भी खूब पसंद करते हैं। आप में से कई साथियों ने समष्टि के वीडियोज भी देखे होंगे। समष्टि संस्कृत में अपने गानों को अलग अलग तरह से प्रस्तुत करती है। एक और युवा है भावेश भीमनाथनी। भावेश संस्कृत श्लोकों, आध्यात्मिक दर्शन और सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। साथियों, भाषा किसी भी सभ्यता के मूल्यों और परंपराओं की वाहक होती है। संस्कृत ने ये कर्तव्य हजारों वर्ष तक निभाया है। ये देखना सुखद है कि अब संस्कृत के लिए भी कुछ युवा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको जरा फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा। आप कल्पना करिए, 20वीं सदी का शुरुआती कालखंड। तब दूर दूर तक आजादी की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पूरे भारत में अंग्रेजों ने शोषण की सारी सीमाएं लांघ दी थी और उस दौर में हैदराबाद के देशभक्त लोगों के लिए दमन का दौर और भी भयावह था। वे क्रूर और निर्दयी निजाम के अत्याचारों को भी झेलने को मजबूर थे। गरीबों, वंचितों और आदिवासी समुदायों पर तो अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, साथ ही भारी टैक्स भी लगाया जाता था। अगर वे इस अन्याय का विरोध करते तो उनके हाथ तक काट दिए जाते थे। साथियों, ऐसे कठिन समय में करीब 20 साल का एक नौजवान इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ था। आज एक खास वजह से मैं उस नौजवान की चर्चा कर रहा हूं। उसका नाम बताने से पहले मैं उसकी वीरता की बात आपको बताऊंगा। साथियों, उस दौर में जब निजाम के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गुनाह था, उस नौजवान ने सिद्दीकी नाम के निजाम के एक अधिकारी को खुली चुनौती दे दी थी। निजाम ने सिद्दीकी को किसानों की फसलें जब्त करने के लिए भेजा था, लेकिन अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष में उस नौजवान ने सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। वो गिरफ्तारी से बच निकलने में भी कामयाब रहा। निजाम की अत्याचारी पुलिस से बचते हुए वो नौजवान वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर असम जा पहुंचा। साथियों,
मैं जिस महान विभूति की चर्चा कर रहा हूं उनका नाम है कोमरम भीम। अभी 22 अक्टूबर को ही उनकी जन्म जयंती मनाई है। कोमरम भीम की आयु बहुत लंबी नहीं रही, वो महज 40 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने अनगिनत लोगों, विशेषकर आदिवासी समाज के हृदय में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने निजाम के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों में नई ताकत भरी। वे अपने रणनीतिक कौशल के लिए भी जाने जाते थे। निजाम की सत्ता के लिए वे बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। 1940 में निजाम के लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। कोमरम भीम की ना विनम्र निवाली आयन प्रजल हृदयालो एप्पटिकी नीलीची वंटारू। साथियों, अगले महीने की 15 तारीख को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। यह भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का सुअवसर है। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। देश की आजादी के लिए, आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए उन्होंने जो काम किया वो अतुलनीय है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव उलीहातू जाने का अवसर मिला था। मैंने वहां की माटी को माथे पर लगाकर प्रणाम किया था। भगवान बिरसा मुंडा जी और कोमाराम भीम जी की तरह ही हमारे आदिवासी समुदायों में कई और विभूतियां हुई हैं। मेरा आग्रह है कि आप उनके बारे में अवश्य पढ़ें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के लिए मुझे आपके भेजे हुए ढेरों संदेश मिलते हैं। कई लोग इन संदेशों में अपने आसपास के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है कि हमारे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों में भी इनोवेटिव आइडियाज पर काम हो रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति या समूहों को जानते हैं जो सेवा की भावना से समाज को बदलने में जुटे हैं, तो मुझे जरूर बताइए। मुझे आपके संदेशों का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। अगले महीने हम मन की बात के एक और एपिसोड में मिलेंगे, कुछ नए विषयों के साथ मिलेंगे। इसलिए मन की बात का ये कार्यक्रम का एपिसोड सुनने में यहाँ भोपाल में दक्षिण पश्चिम विधानसभा में माननीय विधायक भगवान दास सपनानी जी के साथ मौजूद हूँ। यहाँ जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, हमारे मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, मुकेश जी, अजय भाई, यहाँ की पार्षद जी, बहुत सारे मित्रों के साथ आज आपसे जब कोई बात कर रहा हूँ तो वास्तव में मोदी जी ने अपने कामों के बलबूते पर शुद्ध गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से सकारात्मक ऊर्जा की धारा का प्रवाह प्रारंभ किया। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इतना बड़ा देश और इतनी विविधता में मन की बात के माध्यम से वो लघु भारत अपने सामने उपस्थित कर देते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के विविध प्रांतों में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या चलना चाहिए, किन किन बातों से प्रेरणा लेना चाहिए, भविष्य के कौन से जवाबदारी वाले विषय सामने आ सकते हैं और उनमें हमारी भूमिका क्या होगी। कितना अच्छा लगता है कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चे भी संस्कृत भाषा, देव भाषा के माध्यम से वो अपने भाव का अभिव्यक्ति और भाषा का उपयोग कर रहे हैं। न केवल क्रिकेट, संस्कृत में गीत भी, तो देव भाषा को बढ़ाने का मुद्दा हो, कॉफी के उत्पादन से लेकर कॉफी के टेस्ट तक हमारे क्षेत्र के प्रत्येक विषय को लेकर माननीय मोदी जी हर बार मन की बात में वो सारे प्रेरक प्रसंगों को सामने रखते हुए वंदे मातरम की बात करके उनने हमको प्रेरित किया, जिसके बलबूते पर एक शब्द ने देश की आजादी की ललक 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के माध्यम से
और ये तो हम सबको भी पहली बार जानकारी आई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वर से उसको गायन भी करके ये अद्वितीय उपलब्धि हम सबके सामने दी थी। और उसी के साथ साथ जब केवड़िया धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते हुए जो 11 हमारा अपने 31 अक्टूबर से 15 दिन का अभियान पूरे देश के विविध राज्यों के द्वारा माननीय वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करने के लिए वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के अंतर्गत सारे कार्यक्रम में होने वाले हैं। 11 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी हम लोग भी गुजरात जाने वाले हैं और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वयं वहाँ जाने वाला हूँ। और उस समय के माननीय तत्कालीन उप प्रधानमंत्री के योगदान को नमन करते हुए केवड़िया धाम पर्यटन का कैसा सुंदर केंद्र बना, ऐसे टूरिज्म से लोगों को रोजगार मिले, सांस्कृतिक धारा बढ़े और हमारा देश के साथ बाकी राज्यों के साथ आत्मीय संबंध बने, ऐसे कई प्रयोग माननीय मोदी जी ने चलाए हैं। लेकिन आज से तो छठ मैया का आनंद है। बिहार सहित पूरा देश हमारे ये त्योहार दिवाली के बाद कितने प्रकार से आनंद देते हैं, इसका एहसास होता है। और छठ मैया के माध्यम से अपने उस भारतीय परिवार परंपरा में माताएं बहनें निराहार होकर के अपने सुहाग की, अपने परिवार की, सबकी सदिच्छा शुभेच्छा, उनके जीवन की लंबी आयु होने की कामना करते हुए पारिवारिक भारतीय संस्कार की धारा और मसाल प्रज्वलित करती। मेरी अपनी ओर से छठ पर्व के इस अवसर पर भी सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये स्कूल के मुझे ये मालूम बाद में पड़ा, आने का मेरे पहले तय हो गया था। रघुवंशी जी ने एक खास बात बताई, मुझे नहीं मालूम था कि ये पटवाजी के जमाने से, जोशी जी पटवाजी के जमाने से कि जहाँ भोपाल में ये ऐसा जगह है जहाँ हर एक मुख्यमंत्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराता। मेरे 2 साल में इस स्थान की ये नई एक कहानी मालूम पड़ी। तो एक तरह से आपके यहाँ इस स्कूल में मुख्यमंत्री का आना का क्रम जारी है, मैं आपको भी बधाई देता हूँ। और ये स्कूल ने अपनी एक साख बनाई है सबके बीच, शिक्षा की धारा के साथ भविष्य की पीढ़ी को लेके चलने का ये जो संकल्प है, ये मन की बात को और सार्थक करता है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, उनके निमित्त हमारा भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में, और रविंद्र यति जी को भी धन्यवाद देता हूँ, आशीष जी और भगवान दास जी को, जो हमारी मन की बात के इस आयोजनों में कहीं न कहीं जब भी मौका पड़ता, अगर मैं भोपाल में हूँ तो वह ऐसे कार्यक्रम में जोड़कर, पिछली बार हम जगदीशपुर में शामिल हुए। जगदीशपुर ये अद्भुत स्थान है, भोपाल की पूर्व राजधानी भोपाल रियासत, वो जगदीशपुर है, तत्कालीन समय में इस्लामपुर कहते थे, लेकिन अद्भुत बनावा, वहाँ का टूरिज्म और हेरिटेज वाकई हम सबको आकर्षित करता। अगली बार कभी मौका मिले तो आप भी जरूर जाइएगा। 1-2 जानकारी आपको जरूर देना चाहूँगा। 1 नवंबर को हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और इस बार 1 नवंबर पर जुबिन नौटियाल का भी एक कार्यक्रम हम करने वाले लाल परेड ग्राउंड पे, और उससे बढ़कर सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य का मंचन भी भोपाल में होने वाला 2 और 3 नवंबर को। वाकई वो अद्भुत 2000 साल पुराना सम्राट विक्रमादित्य का काल, जब अपने देश के अंदर भारत में यहाँ से लगा करके अफगानिस्तान के आगे हिंदू पुस्तक पूरा भारत शकों के आगोश में विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, लेकिन अपने मध्य प्रदेश से विक्रमादित्य ने आजादी की ललक और आजादी की लड़ाई प्रारंभ की। और न केवल पूरा भारत बल्कि सांस्कृतिक रूप से तो आज के दृष्टिकोण से पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान, इधर से बर्मा, वहां से लगा करके हिंदू पुस्तक पूरा भारत न केवल स्वतंत्र कराया बल्कि सुशासन की मिसाल कायम करते हुए विक्रमादित्य ने न्याय की परंपरा, दानशीलता की परंपरा, वीरता की परंपरा, विक्रम संवत का प्रादुर्भाव, सभी प्रकार के योग्य लोगों को आगे ला करके नवरत्नों की परंपरा, इतने प्रकार से विक्रमादित्य ने अपने उस भारत को गौरवान्वित करने वाले और हमारे अपने अतीत के एक ऐसे कुशल शासक की परिचय कराया जो आज भी सुशासन के लिए सर्वोच्च प्रतिमान माना जाता है। तो हमारे उस विक्रमादित्य के काल को पुनः सबके सामने मंचन कराते हुए लाल परेड ग्राउंड पे दौड़ता हुआ बच्चा घोड़ा लेकर के मैदान में
अभी तो हमने ऐसे नाटक देखे ही नहीं कि कोई मैदान में प्रत्यक्ष घोड़ा लेकर के दौड़ता हुआ आए और सामने आमने सामने का युद्ध हो, तलवारें चल रही है, भाले, हाथी, घोड़े, ऊंट सब मैदान में आकर के, और रथ से महारानी उतर रही है। अलग अलग प्रकार के 5 मंचों पे जब नाटक होता है तो ऐसा लगता है इधर देखो किधर देखो, ऐसा मंच इतना बड़ा भारी जो आमतौर पर 25-50 फीट के मंच पे हमको देखने की आदत होती है। भोपाल में वो उस युग को पुनः जीवंत करने का प्रयास करेंगे जब विक्रमादित्य के जन्म से लेकर के राज्य रोहण तक की उनकी सारी गाथाओं को एक बार फिर अपनी आंखों के सामने देखने का यह अद्वितीय मौका है। आइए हम सब 1 और 2 तीनों तारीख के तीनों प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सब शामिल हो। विक्रमादित्य मंच के लिए मैं यहाँ के पार्षद विधायक सबसे भी कहूँगा उसके पास वगैरह मिलेंगे तो थोड़ा योग्य प्रकार से पास पहुँचाना, और हम सब दूर से बहुत अच्छे आनंद से देखेंगे। पास नाम है लेकिन आनंद सबको लेना है, हम सब मिल करके उस आनंद में शामिल होंगे। निमंत्रण देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। खड़े हो जाए। आत्मनिर्भर भारत के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इस आधार पर इस शपथ को, संकल्प को लेना है। मैं जब आपके पास सबको संकल्प दिया है, भरना भी है और बोलना भी है। अपना हाथ आगे कर दे और अपने नाम को मैं जब बोलूँ मैं तो जो बहने वो अपने आगे नाम जैसा लेती हूँ और जो भाई है वो संकल्प लेता हूँ, ये उल्लेख करना। मैं बोल रहा हूँ मैं अपना नाम ले ले। भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए ये संकल्प लेता हूँ कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव, किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हर घर स्वदेशी, आप बोलना घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशियां के दिन जहां कभी खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की है और मन की बात का 127वां एपिसोड आज प्रसारित हुआ। देश में त्योहारों का उल्लास। पीएम मोदी ने आगे कहा, छठ पर्व की साथ में शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया को मेरा नमन। छठ पूजा में पूरा समाज एक साथ होता है।
गहरी एकता की पहचान छठ पूजा है। और इसी के साथ नक्सल पर भी उन्होंने बात कही। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दिए जलाए गए। इस बार स्वदेशी सामान की बिक्री भी बढ़ी है। इस दौरान उन्होंने कहा, ठान लिया जाए तो